किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, मखाना एक जलीय पौधे का बीज होता है। इसे अक्सर आपने स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। खीर के अलावा भी कई और रूपों में इसका उपभोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका उत्पादन कैसे होता है? कैसे मशीनीकरण से इसका उत्पादन और भी आसान हो जाता है? आइए बताते हैं कार्यक्रम के पहले भाग में। गोरगन नट या मखाना एक जलीय पौधे का बीज मुख्य रूप से बिहार, असम, बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा में उगाया जाता है। अकेले बिहार में यह लगभग 15,000 हेक्टेयर जल में उगाया जाता है। लगभग 5 लाख परिवार सीधे मखाना की खेती, कटाई, पंपिंग, बिक्री और उत्पादन में शामिल हैं। बिहार से हर साल मखाना बेचा भी जाता है। भूनने के बाद हटाने के लिए अत्यधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हटाने में ही कुछ सेकंड की देरी से खराब गुणवत्ता वाला पॉप्ड मखाना बन जाएगा। दुनिया भर में लोकप्रिय पौष्टिक सूखे फल प्राप्त करने के लिए बीज को भुना जाता है। हाथ से पॉप्ड बीज को छिलके से अलग कर दिया जाता है। गोरगन नट के पॉप्ड गुठली या दाने का व्यावसायिक नाम ही मखाना है। भारतीय घरों में सब्जी, कढ़ी, मिठाइयाँ, विभिन्न प्रकार की सेवरी बनाने और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मखाना बहुत ही लोकप्रिय है। मखाने की पॉपिंग, बीज को छिलके से अलग करने की प्रक्रिया एक श्रम साध्य, गहन और बोझिल प्रक्रिया है। 3 चरणों में हाथ से किए गए कार्यों की प्रक्रिया में बीज को पारंपरिक मिट्टी के बर्तन में, कच्चे लोहे के पैन में 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक उच्च तापमान पर भुना जाता है। 2 से 3 दिनों के लिए तड़के से भूनकर एक मैलेट लकड़ी का हथौड़ा या मुगरी का उपयोग करके हाथ से मखाने को छिलके से अलग कर दिया जाता है। कटाई के उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना द्वारा पूरी तरह से यंत्र की प्रणाली की व्यवसायीकरण किया गया है। इस प्रक्रिया ने गरीब मछुआरों को कठिन परिश्रम से बचाने के लिए व उच्च गुणवत्ता वाले मखाने का उत्पादन करने में मदद की है। विद्युत रोधित थर्मल बैरल कार्यकर्ताओं को गहन गर्मी से बचाने में मदद करता है और पॉपिंग के लिए कड़ी भुनी हुई बीजों को तोड़कर गर्म भुने हुए बीजों को सेकंड के भीतर ही बंद कैंसीन से स्वचालित रूप से हटाने के लिए इसे हटाने से रोकता है। चूँकि रोस्टिंग और पॉपिंग के बीच कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए विकसित प्रणाली के ऑपरेटरों को गहन गर्मी और हाथों में फोड़े होने से पूरी तरह से बचाने में मदद करता है। स्वदेशी फसलों की हाथ से पॉपिंग करने की लंबे समय से चल रही समस्या को हल करने में इस तकनीकी ने बहुत मदद की है। यह प्रणाली 2 से 3 दिन की पूरी प्रक्रिया को घटाकर 20 घंटे में पूरा करता है। मशीनीकृत प्रक्रिया से उत्पादित मखाना की गुणवत्ता बाजार मूल्य से उत्पादित मखाना की तुलना में बहुत बेहतर है और इस प्रकार पारंपरिक विधि की तुलना में कम से कम 50 रुपए प्रति किलोग्राम अधिक प्राप्त होता है। मशीन अब व्यावसायिक रूप से 2 निर्माताओं द्वारा निर्मित की जा रही है और देश में 5 से 6 स्थान पर स्थापित की गई है। मखाना परंपरागत रूप से भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में ही उगाया जाता है, लेकिन मशीनीकृत पंपिंग के हस्तक्षेप के कारण अन्य राज्यों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। आपको बता दें कि विकसित देशों से पॉप्ड मखाना की मांग बढ़ी है। ऐसे में मखाना सीजन में मखाना मशीन के मालिकों के लाभ में 1 लाख से 4-5 लाख तक की वृद्धि हो सकती है। मखाना पंपिंग प्रक्रिया के मशीनीकरण से खेती के क्षेत्र में वृद्धि होगी और इस प्रकार मखाना बीज के उत्पादन से मखाना की खेती में लगे गरीब समुदाय की आजीविका में सुधार होगा। साथ ही निकट भविष्य में इसका और बेहतर लाभ मिलेगा। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में तो अपना नाम कमाया ही है, साथ ही चेक डैम बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। अमला रुइया को राजस्थान समेत देश के तमाम राज्यों के गांव वाले इन्हें जल देवी के नाम से जानते हैं। मुंबई शहर में रुइया परिवार को कौन नहीं जानता। पुश्तैनी रईस है रुइया परिवार। मुंबई समेत देश और दुनिया के चुनिंदा शहरों में इस परिवार का होटल और शॉपिंग मॉल का बिजनेस है। और रुइया परिवार की प्रमुख है अमला रुइया। अमला रुइया देश के हजारों लाखों किसानों और गरीब परिवारों के लिए आशा का दीपक है। अपने प्रयासों से अमला रुइया ने पूरे देश में जल क्रांति का अभियान चलाया है। बरसाती पानी को रोकने की इस मुहिम में अमला रुइया ने सैकड़ों चेक डैम बनवाए। इन चेक डैम से लाखों गांव वालों की जिंदगी में बड़े बदलाव आए हैं। राजस्थान के सीकर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, पाली, टोंक और अजमेर जिले के दूर दराज के गांव में बदलाव लाने वाली जल देवी अमला रुइया को हर कोई जानता है। हालांकि राजस्थान ही नहीं, अमला ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में चेक डैम के अपने प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारा। ये जल क्रांति गांव, शहर और राज्य तक नहीं, ये क्रांति देश और दुनिया के लिए है। सिंधु नदी के जल के लिए पाकिस्तान और ब्रह्मपुत्र के लिए चीन से हिंदुस्तान के संबंध कड़वे होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में किसी ने भविष्यवाणी भी की है कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा, लेकिन अमला रुइया जैसी नायिका ऐसे युद्ध के खिलाफ है। इसीलिए उनकी ये जल क्रांति ने जन्म लिया है। पालर पानी के कुंड से काम शुरू हुआ। जगह रामगढ़ को चुना गया। उसकी भी खास वजह थी, क्योंकि अमला के पूर्वजों ने इन्हीं जगहों पर वहां कुंड बनाए थे।
दरअसल भौगोलिक वजह से रामगढ़ के चेक डैम नहीं बनाए जा सकते थे, क्योंकि रामगढ़ एक कटोरे के आकार का था। इसीलिए पीने के पानी के कुंड बनाना शुरू किया। राजस्थान के गांव में बने उस चेक डैम ने पूरे गांव के साथ साथ आसपास के गांवों की तस्वीर बदल दी। पूरे साल गांव वाले मेहनत करके बड़ी मुश्किल से 2 लाख रुपए कमा पाते थे। अमला के इस प्रयास के बाद वहां की आमदनी 12 करोड़ हो गई। पहले 2 साल में अमला ने 4 से 5 चेक डैम बनाए, लेकिन इन चेक डैम से जो परिवर्तन दिखाई दिए उसने अमला रुइया को हौसला दिया। अमला रुइया ने देश के किसानों में शक्ति का संचार किया है, उन्हें उनकी ताकत से परिचित कराया है, उन्हें ये सिखाया है कि वो चाहे तो अपनी मेहनत और सूझबूझ से कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी विपरीत परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको स्वीट कॉर्न की खेती के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां देंगे। किस तरह से आप इसका बाजारीकरण कर सकते हैं, क्योंकि अब बाजार में भी इसकी मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कैसे आप इसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और कैसे इससे अच्छा मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। स्वीट कॉर्न अलग से कोई फसल नहीं है, बल्कि ये मक्का ही है। हालांकि इसकी किस्में आम मक्का से अलग होती हैं। आमतौर पर मक्का की कटाई तब की जाती है जब दाने पककर कड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर मक्का के भुट्टों को पकने से पहले ही दुधिया अवस्था में तोड़ लिया जाए तो उसे स्वीट कॉर्न कहते हैं। ये ऐसी अवस्था है जिसमें भुट्टे का उपयोग दाने के रूप में नहीं बल्कि सब्जी के तौर पर होता है। स्वीट कॉर्न में पके दानों के मुकाबले ज्यादा मिठास होती है, इसलिए इसे स्वीट कॉर्न या शुगर कॉर्न कहा जाता है। स्वीट कॉर्न का स्वाद देश के बहुत से हिस्सों में काफी पसंद किया जा रहा है। यही वजह है इसकी मांग बढ़ने लगी है। खास तौर से इसका सूप काफी स्वादिष्ट होता है।
बड़े बड़े होटल अपने ग्राहकों को ये सूप परोस रहे हैं। इसके अलावा इससे स्वीट कॉर्न केक, स्वीट कॉर्न क्रीम स्टाइल भी बनता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी स्वीट कॉर्न की अच्छी मांग है। यही वजह है कि भारत से इसका निर्यात हो रहा है। अगर आपका गांव शहर के आसपास है, एक बार स्वीट कॉर्न की खेती जरूर आजमा कर देखिए। चूंकि स्वीट कॉर्न को पकने से पहले ही तोड़ लिया जाता है, इसलिए ये कम समय में अच्छी कमाई हो जाती है। जिस खेत में आप इसे लगा रहे हैं, उसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। किस्म का चुनाव सोच समझ कर करें और कृषि वैज्ञानिकों से सलाह जरूर ले लें। वो आपको ऐसा किस्मों के बारे में बताएंगे जो आपके इलाके की जलवायु के अनुकूल हो। वैसे माधुरी प्रिया, अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न, बिन ऑरेंज स्वीट कॉर्न, HMC1 और सिजेंटा शुगर N75 कुछ प्रचलित किस्में हैं। अगर आप पहली बार स्वीट कॉर्न की खेती करना चाह रहे हैं तो बाजार का भी थोड़ा सर्वे कर लें। स्वीट कॉर्न को रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जाता है। उत्तर भारत की बात करें तो खरीफ मौसम में जून से जुलाई के बीच इसे बोते हैं, जबकि रबी में अक्टूबर नवंबर का मौसम बुआई के लिए उपयुक्त होता है। प्रायद्वीपीय भारत में तो इसे साल भर भी उगाया जा सकता है। सर्दियों में सह फसल के तौर पर गेंदा और मसाले इसके साथ बोए जा सकते हैं। इसके अलावा मटर, पालक, गोभी और धनिया भी स्वीट कॉर्न के साथ ही बोया जा सकता है, यानी एक समय में डबल कमाई। बस आपको इतना ध्यान रखना है, स्वीट कॉर्न मेड़ के दक्षिणी भाग में हो और अंतर्वर्ती फसल उत्तरी भाग में। एक और प्लस पॉइंट ये है कि स्वीट कॉर्न की तुड़ाई के बाद पौधे को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भुट्टे को दबाने पर दूध जैसा तरल पदार्थ निकलने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी फसल तैयार है। भुट्टों की तुड़ाई का काम सुबह या शाम के समय ही करें, इससे वे ज्यादा देर तक तरोताजा बने रहेंगे। तुड़ाई के तुरंत बाद ही इसे बेच देना चाहिए। आप मंडी या प्रसंस्करण इकाई में इसे बेच सकते हैं। ज्यादा मुनाफा पाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जा सकता है। ध्यान रहे, तुड़ाई के बाद भुट्टे का ढेर नहीं लगाना है, बल्कि लकड़ी के डिब्बे या कार्टन में रखना है। पूर्वोत्तर में बहुत से किसानों की आमदनी बढ़ाने में स्वीट कॉर्न ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खास तौर से मिजोरम में उगने वाली मक्का में पैदावार बहुत कम होती है, इसलिए वैज्ञानिकों की कोशिशों के बाद यहाँ के बहुत से इलाकों में अब सामान्य मक्का की जगह स्वीट कॉर्न ने ले ली है। स्वीट कॉर्न की फसल खेती से प्रोत्साहित होकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र में धान के बाद खाली हुए खेतों में स्वीट कॉर्न उगाने का काम किया है। यही वजह है कि पूर्वोत्तर के कई इलाकों में इसका रकबा बढ़ रहा है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, अगर आप आधुनिक खेती की ओर रुख करते हैं तो निश्चित तौर पर कई ऐसे सवाल आपके मन में उठते हैं जिनका प्रश्न केवल एक कृषि वैज्ञानिक ही दे सकता है। तो आइए आपके प्रश्नों को शामिल करते हैं और जानते हैं क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह आपके लिए। राजमा एक ऐसी फसल है जो कि आपने देखा होगा कि जिसकी हरी फलियां सब्जियों के काम आती हैं और इसके जो दाने होते हैं उनसे बहुत अच्छी दाल और काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। तो इस राजमा का उपयोग हमको अच्छे से पता है, लेकिन इसकी खेती बहुत ज़्यादा हमारे उत्तर भारत में नहीं होती है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका काफ़ी एरिया है। इसके अलावा हमारे पहाड़ों पे भी इसकी खेती की जाती है और ये कई तरीके का राजमा होता है। आपने देखा होगा बिल्कुल लाल रंग का होता है, बिल्कुल मैरून कलर का होता है, चितकबरा भी होता है, तो कई इसकी प्रजातियाँ भी होती हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले इसके 2 सीज़न हैं। ये इसमें सबसे खास बात है, 2 सीज़न में इसको हम उगा सकते हैं। एक तो सर्दियों को जो रबी के सीज़न होता है उस समय हम इसे लगा सकते हैं, अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं। और दूसरा सीज़न होता है इसे जुलाई अगस्त में भी लगाते हैं। ज़्यादातर जो साउथ का या हमारे जो दक्षिण भारत का भाग है या महाराष्ट्र में, वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इसको मानसून के सीज़न में लगाया जाए। दोनों ही सीज़न में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, क्योंकि इसका जो तापमान जो है ये बर्दाश्त कर लेता है, थोड़ा ज़्यादा तापमान भी। और लेकिन इसके लिए एक मुश्किल की बात है, ये जब बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंडा 0 डिग्री तक अगर पहुंच जाए तो सर्दियों में कभी कभी पाले का असर इसमें देखा गया है। और इसको
अन्य सभी फसलों की तरह जिस तरीके से और फसलें हैं दलहनी फसलें उस तरीके से बोते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि बाकी सभी दलहनी फसलें जो हैं उनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वायुमंडल से होता है और बहुत सारी अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति स्वयं कर लेती हैं। लेकिन इसके साथ हम ये देखते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए जब हम खाद या फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो इसमें लगभग 90 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और उस 90 किलोग्राम नाइट्रोजन को हम 2 हिस्से में देते हैं, एक बोते समय आधा और आधा हिस्सा उसका लगभग 1 महीने बाद हम इसको प्रयोग करते हैं। तो इसमें ये देखा कि बाकी फास्फोरस, पोटेशियम उस सब की मात्रा जैसे और दलहनी फसलों में पड़ती है, लगभग 60 किलोग्राम फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है और इतनी ही 60 से 80 किलोग्राम लगभग पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी अच्छी बढ़वार के लिए हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खेत में पानी भी न भरा रहे, बहुत ज़्यादा सूखा भी न रहे, तो इसके लिए बहुत जो ऑप्टिमम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ठीक ठीक नमी बनी रहे खेत में। किसान भाइयों बहनों, अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं आज के कृषि कैलेंडर पर। शिमला मिर्च, टमाटर और गोभी की मध्यम वर्गीय किस्मों की बुवाई आप पूरे माह कर सकते हैं। वहीं अगर आप पत्ता गोभी की नर्सरी डालना चाहते हैं तो आप माह के अंतिम सप्ताह में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बैगन, मिर्च, फूल गोभी व खरीफ प्याज की रोपाई आप इस माह कर सकते हैं। बैगन, मिर्च, भिंडी की फसलों में निराई, गुड़ाई व जल निकास और फसल सुरक्षा की व्यवस्था करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में मचान बनाकर उस पर बेल चढ़ाने से उपज में वृद्धि होती है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि ट्विटर के जरिए हमारे साथ जुड़ते हैं, खेती किसानी से जुड़ी कई तरह की बातचीत हमसे करते हैं। आइए तो आपके ट्विटर मैसेजेस को शामिल करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित के लिए एक मोबाइल ऐप को भी शुरू किया है, जिससे कि खेती किसानी के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां आप उस ऐप के जरिए प्राप्त कर सके हैं। तो आइए उस मोबाइल ऐप की तमाम विशेष जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।